मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है और आज और कल 2 दिन तक वो दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज सीएम धामी की दिल्ली में अहम बैठक होगी और 3 अप्रैल को सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री को 4 धाम यात्रा पर आने के लिए भी वो न्योता देंगे। 3 अप्रैल को सीएम धामी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी को 4 धाम यात्रा पर जानकारी देंगे सीएम। तो यात्रा में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिन का यह दिल्ली दौरा है और इन 2 दिनों में कई दिग्गजों से वो मुलाकात करेंगे। तो 3 अप्रैल को सीएम धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। 4 धाम यात्रा को लेकर वो उन्हें जानकारी देंगे और आमंत्रित भी करेंगे आने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है और आज और कल वो दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान कई दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है और 2 दिनों में कई दिग्गजों से वो मुलाकात करेंगे। कुछ कार्यक्रम भी जिसमें वो शामिल होंगे। जब भी वो दिल्ली आए हैं तो उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेके जरूर गए हैं, फिर चाहे केंद्र सरकार के जरिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का जिक्र वो करते रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से प्रदेश में काम कर रही है। केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल का ही नतीजा है कि आज उत्तराखंड बदल रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। लोग 4 धाम यात्रा में कैसे आए, इसको लेके तैयारियां पुख्ता की गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु कैसे यहां पहुंचे, उनकी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। तो 4 धाम यात्रा में किस तरह की तैयारियां हैं, इसकी जानकारी वो प्रधानमंत्री इससे मिलकर भी उन्हें देंगे। और भगोड़े अमृतपाल के मेरठ में छुपे होने की आशंका है। ऑटो में अमृतपाल जैसा एक शख्स ही दिखाई दिया है और पंजाब पुलिस को सूचना दी गई है। पंजाब पुलिस अब मेरठ सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची है और 4 दिन पहले मेरठ में देखा गया खालिस्तान का समर्थक अमृतपाल बेगमपुल से दौराला जाने वाले टेम्पो में यह सवार हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। और सीसीटीवी खंगालने पर अमृतपाल जैसा एक शख्स दिखाई दिया। पंजाब पुलिस मेरठ पहुंची है, टेम्पो चालक से भी पूछताछ की गई। तो पंजाब के भगोड़ा अमृतपाल लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। कभी उसके दिल्ली में होने की खबर आती है, कभी उत्तराखंड में और अब यूपी के मेरठ से खबर। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, कहा जा रहा है कि भगोड़ा अमृतपाल मेरठ में छिपा हो सकता है। राजेश, ये मेरठ में 4 दिन पहले सीसीटीवी मामला सामने आया। पुलिस किसी और मामले में सीसीटीवी खंगाल रही थी, लेकिन एक मामला सामने आया कि वहां पर जो अमृतपाल है एक ऑटो में बैठता हुआ नजर आया और मेरठ से जो दौराला के लिए ऑटो जाते हैं उसमें बैठता हुआ नजर आया था। पंजाब पुलिस को सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने मेरठ में ऑटो चालकों से और बस स्टैंडों पर तलाश जारी की है, पूछताछ जारी की है। लगातार देखा जाए तो भगोड़ा अमृतपाल खालिस्तानी इसी तरह से अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसके बावजूद जो मेरठ में उसकी लोकेशन देखने को मिली है, जो तस्वीर देखने को मिली है, उसके बाद मेरठ पुलिस प्रशासन में हल्का मर चुका है। लगातार देखा जाए जिस तरह से अमृतपाल की लोकेशन बदली जा रही है, उसको लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं सतर्क है। पंजाब पुलिस को लगातार चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है अमृतपाल। तो कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा? आला अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं? क्या वाकई अमृतपाल ही था जिसे देखा गया या फिर उस जैसी शक्ल का कोई और शख्स था?
देखिए, लगातार अगर आला अधिकारियों की बात की जाए तो मामले को दबाने में जुटे हुए हैं, लेकिन गोपनीय रूप से सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मेरठ पुलिस की कई टीम इस अमृतपाल को तलाशने में जुटी हुई है। पंजाब पुलिस की मेरठ में छापेमारी के बाद जो ऑटो चालक है उनसे पूछताछ के बाद मेरठ पुलिस सतर्क हो चुकी है। लगातार अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए जो टीम है वो काम कर रही है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। तो बेगमपुल से दौराला जाने वाले टेंपो में सवार हुआ था ऐसा कहा जा रहा है और अब पुलिस यहां पहुंची है। ऑटो चालक से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि अमृतपाल को शिकंजे में लिया जाए। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बड़ी खबर, जहां हावड़ा जाने से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत को रोका गया है। बंगाल के अशांत हावड़ा क्षेत्र का दौरा करने जा रहे सुकांत को पुलिस ने रोका है और वहां जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने कहा क्योंकि हावड़ा सुलग रहा है, हिंसा यहां पे हुई, आगजनी यहां पे हुई, तोड़फोड़ यहां पे हुई, ऐसे में जाहिर है नेता जब यहां जाएंगे तो माहौल और बिगड़ सकता है और पुलिस ने उनको यहां जाने से मना किया है, तो वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से खबर, जहां पे रामनवमी के दौरान कई जगह हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, आगजनी हुई और हावड़ा जाने से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया और हवाला यह दिया गया कि वहां जाने की इजाजत अभी नहीं है। और देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और पिछले 24 घंटों में 3,823 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। 24 घंटों में 27% तक रफ्तार बढ़ी है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई है। यानी कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। 3,000 से ज्यादा मामले एक ही दिन में। तो देश में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 18,000 के पार पहुंच चुकी है और 24 घंटे में 27% ये रफ्तार बढ़ी है। तो देश में तेजी से कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जो चिंताजनक हैं। और पिछले 24 घंटों में 3,823 नए मामले दर्ज किए गए और पूरे विश्व में फैली परेशानियों और उलझनों के बीच अहिंसा का संदेश देने के उद्देश्य से जीतो अहिंसा रन का आयोजन किया गया। रन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो द्वारा जयपुर में आयोजित जीतो अहिंसा रन का फ्लैग ऑफ करके धावकों को प्रोत्साहित किया गया है। इस मौके पे जीतो कनेक्ट 2023 पोस्टर का विमोचन भी किया गया। और खबर बिहार से है, जहां सियासी पारा काफी ऊपर चढ़ा हुआ है। दरअसल यहां राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पे जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बेहतर सुरक्षा का दावा करते हैं या बिहार में किसी तरह का तनाव नहीं है, यह सब अब फेल होता दिख रहा है। लगातार बिहार में दंगा फसाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बिहार के सुशासन बाबू की सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दो बड़े प्रमुख शहर में सासाराम और बिहार शरीफ, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, अब किस रूप में तनाव वहाँ हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई घटना हो गई जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी, उसके बावजूद कुछ छिटपुट घटना हुई। ऐसी घटना के बाद परिणति होती है तनाव के रूप में। प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था। आशंकाएं तो रहती ही हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो उसके बाद तनाव की आशंका रहती है। अगली खबर पटना से है, जहां बिहार लोक सेवा आयोग अपना स्थापना दिवस मना रहा है और समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने दीप जला के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के द्वारा लगातार परीक्षा में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने का काम किया गया, आज के समय में वो काफी सराहनीय है। कानून के मुताबिक वो सहमत हो तो हम लोग इनकी और सदस्यता बढ़ा दें। और दूसरी बात है, अभी कह रहे थे कि इनके जितने स्टाफ हैं अब उसमें कोई कमी आ गई है। भाई, ये कमी तो नहीं होना चाहिए।
इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग 75वें साल में आ रहे हैं खुशी प्रकट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई उनको है जरूरत तो कृपा करके, खाली हम 3 उनके लिए नहीं कह रहे, बाकी जितने हैं सबका पता कर लीजिए। खाली चीफ सेक्रेटरी साहब भाषण नहीं, आप अभी रुक करके, कहे कि आपका तो थोड़ा देर के बाद ना होगा पूजा पाठ, अभी आप पहले बतिया लीजिए कानून। और रामनवमी जुलूस के बाद सासाराम में झड़प और तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सम्राट अशोक जयंती समारोह को लेकर 2 अप्रैल को आयोजित होने वाले गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के रद्द होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहतास प्रशासन, पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह का कहना है कि सुशासन बाबू के इशारों पर ही सब कुछ हो रहा है। माँ तारा चंडी के नगरी में सासाराम में आदरणीय और वंदनीय श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम होने वाला था 2 तारीख को, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा थी कि ताकि में प्रोग्राम न हो, और सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। ये दंगा फसाद इतना शांति प्रिय शोभा यात्रा निकला था जिसमें लाखों लोग का भीड़ था, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि ये प्रोग्राम अमित शाह जी का हो। सूचना और जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से ही मिला, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई छिटपुट घटनाएं होती है, सरकार है, तंत्र है, कंट्रोल करेगा। हम लोग कल रात तक डीएम और एसपी के साथ हम लोग की वार्तालाप हुई है, सभी कुछ हुआ, उन्होंने कहा अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। लेकिन ये रात भर जब हमने कहा खुद की नेटवर्क बंद कर दिए, नेटवर्क से मीडिया का प्रसार होता है, हमने कहा कि उस स्थल पर 144 लगाने की कोशिश की है ताकि शांति कायम हो सके। और आज अभी सुबह में ऐसा क्या हो गया, रात भर में कोई घटना ही नहीं घटी है और कहते हैं कि प्रशासन इसमें। बिहार शरीफ में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, आगजनी और पथराव के बाद से ही इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के बाद से ही इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरा दिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शहर में गश्त की जा रही है। शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की जा रही है। शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सबसे अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की अफवाह में यकीन न करें। पुलिस प्रशासन जो है सड़क पर है, मुस्तैद है। आमजन जो है अगर किसी कारणवश बाहर आना चाहते हैं तो आएँ और उसके बाद घर में रहें। दुकानें जो हैं धीरे धीरे खुल रही हैं, अपील है कि धीरे धीरे दुकानें खुलें तो अच्छा रहेगा। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार अभियान चल रहा है। किसी भी सूरत में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सबसे अपील की। और सासाराम में सांप्रदायिक दंगे के बाद डीएम धर्मेंद्र कुमार ने घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि दोनों पक्षों के लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लोगों से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। इलाके में कल शाम से ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ऐसी अपुष्ट सूचना प्राप्त हुई कि जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच में आपस में कुछ अफवाहें ऐसी फैली कि एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का अपमान किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय जो मतलब लोग थे और हमारे अधिकारी वहां पे थे, उनके द्वारा काफ़ी सक्रियता से इस चीज़ को संभाला गया और शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस संपन्न हुआ। 31 तारीख के दोपहर 11 बजे हम लोग को ऐसी जानकारी मिली कि 1-2 ऐसे लोग, उपद्रवी लोग, असामाजिक लोग जो है नवरत्न बाजार, जानी बाजार में जो है दुकानें ओपन थी, उसको जो है उनके द्वारा जो है मतलब कहा गया कि दुकानों को हटा दिया जाए टाइप ऐसी अपुष्ट सूचना। जम्मू में पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में महिलाओं ने बाजी मारी है। दरअसल जम्मू में आज जेके एंड यूटी पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन हुआ और जम्मू से अलग अलग शहरों से सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी राकेश कुमार द्वारा कहा गया कि पीएम मोदी का सपना है कि भारत को नशा मुक्त बनाना है और उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का जो पावर लिफ्टिंग का जो मैंने चैंपियनशिप यहाँ देखा है और ऐसे फंक्शन जो हैं आगे भी होते रहने चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के युवा हैं जो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे
नरेंद्र भाई मोदी साहब जो हैं प्रधानमंत्री हमारे, इस बात को आगे बढ़ा करके लेके चलेंगे और इन बच्चों को आगे और जाने का मौका ये मोटिवेशन मिलेगी हमारे यूथ को और ज़्यादा पार्टिसिपेंट आएंगे हमारे यहाँ। तो इसके लिए सबको स्पेशल थैंक्स है और मीडिया को भी जो आज यहाँ पे आए हैं। हमारा जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, ये गीता फोगाट जो मूवीज़ वगैरह बनी है उसके इंस्पिरेशन से आजकल हमारे जो गर्ल्स हैं या फिर वुमेन हैं ये भी एनकरेज। और खबर एटा से है, जहां पूर्व सपा नेता के घर पे बुलडोजर चला है। जोगेंद्र सिंह यादव के घर पे प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम की मौजूदगी और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। एटा जिला जेल में बंद है जोगेंद्र सिंह यादव और थाना कोतवाली नगर के प्रेम नगर में यह कार्रवाई की गई है। तो एटा जिला जेल में बंद है जोगेंद्र सिंह यादव और उसके अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, एसडीएम की मौजूदगी में यह बुलडोजर यहां पे चला और पिछले कई दिनों में कई जगह, कहीं माफियाओं के यहां, कहीं अपराधियों के यहां, कहीं तस्करों के यहां, कहीं दंगाइयों के यहां पे इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई की है। संदेश सीधा है कि जिसने गलत किया है बख्शा नहीं किया जाएगा और जिन्होंने गलत कर रखा है उनको भी चुन चुन के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो पूर्व सपा नेता के घर पे प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। जोगेंद्र सिंह यादव के घर पे यह बुलडोजर चला है और यहां भारी पुलिस बल मौजूद रहा, एसडीएम मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में ही बुलडोजर यहां पे चलता हुआ दिखाई दिया। और आरबी द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। आरबी द्विवेदी, जोगेंद्र सिंह यादव के यहां घर पे बुलडोजर चला है, अवैध अतिक्रमण जो था उसके खिलाफ कार्रवाई करके संदेश सीधा है कि जो गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। तो आरबी द्विवेदी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और विस्तार से वो बता पाए। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। पुलिस लाइन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर और मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, टारगेट सेट किए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। फिर चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर दल की अपनी अलग रणनीति है। बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, समीक्षाएं लगातार की जा रही हैं। और ब्रजेश पाठक यहां पहुंचे। तो पुलिस लाइन पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ और यहां पे कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे, कई बैठकें हैं जिनमें मौजूद रहेंगे और इस वक्त भी एक बैठक चल रही है निकाय चुनाव को लेकर। कई पदाधिकारियों के साथ वो इस वक्त मंथन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और उनका उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो सबसे जरूरी है। खबर पीलीभीत से है, जहां एक युवक फिल्मी अंदाज में एक तमंचा लहराते हुए नजर आया था। इसका वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होने के बाद इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो तमंचा लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। पुलिस हरकत में आई और इस युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास से तमंचा भी बरामद किया है और मेरठ पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और ये मेरठ में सप्लाई करता था। अब इससे पूछताछ की जा रही है। अरशद इसका नाम है। अब ये कहां से इस नशे की खेप को ला रहा था, कहां पहुंचाना था, कौन इसके साथी हैं, कौन सरगना है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। कोशिश यह है कि अवैध नशे पे कैसे लगाम लगाई जाए। और खबर कुशीनगर से है, जहां मनरेगा कार्यों में बीडीओ पर सरकारी धन में धांधली करने का आरोप लगा है और बीडीओ पर बिना कार्य कराए पुराने काम पर सरकारी धन का भुगतान करने का आरोप लगा है।
विकास अधिकारी प्रवीण शुक्ला पर लगे आरोप की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। तो कैसे सरकारी धन में घपलेबाजी की गई, इस तरह का एक मामला सामने आया है। वीडियो पर ही आरोप लगा है और विकास अधिकारी प्रवीण शुक्ला पर धांधली का आरोप लगा और अब 3 सदस्यीय कमेटी इन आरोपों की जांच करेगी। तो इस तरह के कई मामले आए दिन सामने आते हैं, कभी सरकारी दफ्तर में, कभी तहसील में, कभी स्कूल में और कभी कहीं पे रिश्वतखोरी के मामले, धांधली के मामले, सरकारी धन के गबन के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस तरह के अधिकारी पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। डीके यादव इस पे ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता। डीके यादव, वीडियो पर सरकारी धन में धांधली का आरोप लगा है, क्या विवाद है पूरा? जी देखिए, कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज ब्लॉक का मामला है, जहां पर बीते दिनों जो है कि ग्राम प्रधानों से अवैध रूप से पैसा लेने के साथ साथ मनरेगा में जहां जिस साइड पे काम नहीं हुआ उस साइड पे जो है कि पैसा दिखाकर और धन उगाही करना के अलावा और कई आरोप जो है कि जो वहां के वीडियो है कप्तानगंज के, उनके ऊपर आरोप लगा था। हालांकि इसकी शिकायत ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक किया था, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन लोगों ने जो कुशीनगर के विधायक हैं पीएन पाठक, उनसे उन्होंने शिकायत की और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने खुद अपने ही सरकार के मतलब में इस तरह के जो है कि मामले में गड़बड़ी होती हुई देखकर उन्होंने खुद जो है ग्राम विकास प्रमुख सचिव से जो है उन्होंने शिकायत किया और इस शिकायत से वह गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दिया है, जिसकी वजह से बीडीओ के खिलाफ 3 सदस्यीय कमेटी अभी जिले में जांच भी करी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आदेश किया है कि बीडीओ को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाकर और उन्होंने जो है कि दूसरे जगह तैनात किया जाए। हालांकि इस चीज को लेकर पूरे जनपद में जो है खलबली मच गई है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे जनपद में जिस तरह से अगर मनरेगा में लूट खसोट मची हुई है, तो अभी केवल कप्तानगंज ब्लॉक का मामला सामने आया, ऐसे जो है कि अगर जांच हो तो पूरे जनपद में दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सिस्टम पे भी सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मामला है कि जांच होगा, जांच में कितना दोषी वीडियो पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, यह तो जांच की विषय है। लेकिन डीके यादव, इस तरह के कुछ अधिकारी पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। एक तरफ सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे आगे चल रही है, दूसरी तरफ इस तरह के कई मामले सामने आते हैं। तो यहाँ जरूरत है ऐसे लोगों पे ऐसी कार्रवाई की जाए जो उदाहरण बने दूसरों के लिए भी। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो है कि इस तरह के जो लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी जो तैनात हैं, वो कहीं ना कहीं जो सरकार बिल्कुल निष्पक्षता की बात अगर जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है तो उससे सिस्टम पे सवाल खड़ा होता हुआ ऐसे ही अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को बदनाम करने वाले यही अधिकारी और कर्मचारी करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कि विधायक ने खुद इस तरह का कदम उठाया है। और विधायक ने यह भी कहा है कि बिल्कुल निष्पक्षता से इसकी जांच होगी, कमेटी जांच कर रही है और अगर वीडियो दोषी पाए जाते हैं और वीडियो के अलावा अन्य जो भी जिम्मेदार निचले तबके के होंगे, अगर उनके भी खिलाफ अगर जो है कि जांच में कमियां पाई जाती है तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें जो है कि अगर बर्खास्त की भी कार्रवाई होगी तो ये भी जो है कि करने की बात कही जा रही है। जी बहुत शुक्रिया डीके यादव जानकारी के लिए। और अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और टीम ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 49,000 के नकली नोट भी इनके पास से बरामद किए गए हैं और कई उपकरण भी पकड़े हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि कब से इस काम को अंजाम दे रहे थे और इनके साथी कौन है, सरगना कौन है, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। तो शाहजहांपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो नकली नोट छाप रहे थे। तो 49,000 के नकली नोट भी इनके पास से बरामद किए गए। अब पूछताछ की जा रही है ताकि एक एक कड़ी को जोड़ा जाए और ये पता चल पाए कि कब से इन नकली नोटों को छाप रहे हैं, कहां कहां तक सप्लाई कर चुके हैं। तो इस तरह के गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ही नोटबंदी की गई थी। बावजूद इसके अब भी कई जगह से इस तरह के मामले आते हैं जहां नकली नोट छापने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने के लिए। दीपक शाह से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, नकली नोट बनाने का खुलासा हुआ है, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, ये शाहजहांपुर के थाना सेरामऊ क्षेत्र का मामला है। आपको बता दें कि
नकली नोट बना, प्रिंटर से नकली नोट बनाकर और ये मार्केट में लगातार उसको बाजारों में जो है देते थे, उससे जो नकली नोट जो है बाजार में पहुंचते थे। कहीं न कहीं ये पुलिस ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है इस गैंग का। उसमें गैंग ने लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 49,000 के 100 के नोट और 50 के नोट बरामद किए गए हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये बड़ी कामयाबी है, पुलिस के हाथों लगी है, क्योंकि ये लोग लगातार शाहजहांपुर की मार्केट में उसको फैलाते थे। हालांकि ये जो इसका कागज है वो बरेली से लाया जाता है और बरेली से कागज लाने के बाद लैपटॉप से लेकर प्रिंटर से उसको प्रिंट करके ये लोग प्रिंट से निकाल के उसको मार्केट में फैलाते थे। कहीं न कहीं उन 3 लोगों से लगातार पूछताछ जारी है और उन लोगों से ये जानकारी ली जा रही है कि उन लोगों कहां ये नोटों को और ज्यादा लोगों को दिया है, किन किन लोगों को दिया है, ये जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन ये सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने और एसओजी की टीम ने मिलकर के इस मामले को जो है खुलासा किया है, क्योंकि जो नोट थे 100 के नोट वो मार्केट में आने लगे थे, उनका व्हाट्सएप से निकालकर लैपटॉप में डालकर उसके प्रिंट करके ये लोग मार्केट में उसको फैलाया करते थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 49,000 के नकली नोट भी यहां से बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।